एंड दोस्तों नमस्कार। आरबीआई का नया नियम, अब पुलिस आपके घर लेके आएगी बैंक का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज की मैं आप सबको कहानी बताता हूँ। आज हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ क्या चीज़ हुई। वो बेचारे बहुत ज़्यादा डर भी गए और उनके साथ क्या घटना घटी, उनके घर पे पुलिस क्यों आई, मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। और अगर आप सब हमसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज का ये मांजरा क्या है प्रॉपरली मैं आप सबको बताता हूँ पहले तो, ठीक है। सुबह सुबह क्या हुआ, 11 बजे के करीब मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे ज्वाइन कर अपॉइंटमेंट बुक करी और मुझसे बात करी। उन्होंने बताया कि सर अभी अभी एक हवलदार मेरे घर पे आए थे। मैं तो था नहीं, तो मेरी बीवी को बोल के गया कि उन्हें मुझे थाने पे बुलाया गया है, मेरे नाम पे कोई वारंट वगैरह आया है। तो मैंने उन पे पूछा कि क्या वारंट आया क्या नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, हवलदार एक नंबर देंगे अपना, आप ज़रा उन पे एक बार बात कर लेंगे क्या बात है क्या नहीं है। तो मैंने हवलदार पे बात करी तो मेरे ये पूरा माजरा समझ में आया कि इनके घर पे पुलिस क्यों आई और नोटिस लेके क्यों आई। क्या नोटिस था, ये क्या चीज़ थी प्रॉपरली, और ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस इनके घर पे आई। ऐसा भी हो सकता था कि ये लोग ये पहले भी वो चीज़ रोक सकते थे, समझे। लेकिन सब्सक्राइबर ने, हमारे क्लाइंट ने ऐसी क्या गलती करी जिसके चक्कर में वो रुक नहीं पाया प्रॉपरली पूरा मैटर। तो आप सभी को पता है कि अगर कोई भी अनसिक्योर लोन किसी का होता है, कोई क्रेडिट कार्ड होता है, कोई पर्सनल लोन होता है, कोई बिजनेस लोन होता है, ऐसा कोई भी अनसिक्योर लोन होता है। कई भाई लोग बोलेंगे कि क्रेडिट कार्ड किसी तरीके का लोन नहीं होता। मेरे भाई, क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का लोन है, वो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट है एक तरीके की, ठीक है। अगर आपने उसमें भी अगर ईसीएस वगैरह लगा रखा है तो वो एक प्योर लोन ही हो जाता है, समझ रहे हो। वो भी एक तरीके का लोन ही, अगर ईसीएस नहीं लगा हुआ तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस इतना है, और कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। तो इनका कई दिनों से लोन डिफ़ॉल्ट वगैरह चल रहा था, बहुत टाइम से सेटलमेंट वगैरह भी नहीं कर पा रहे थे। इनके पास सेटलमेंट वगैरह का भी कुछ खास अमाउंट वगैरह बचा हुआ नहीं था। तो इनका एक 2-2.5 लाख रुपए का लोन होगा लमसम, समझ रहे हो। इनका एक 2-2.5 लाख रुपए का लोन होगा। वहां से कुछ समन इशू हुए कोर्ट से, समझ रहे हो। कुछ समन इशू हुए जिनको इन्होंने इग्नोर करा। जी हाँ, जिनको इन्होंने इग्नोर करा तो इनके नाम का एक बेलेबल वारंट इशू हो गया। अब बेलेबल वारंट था तो ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं थी। वो वहाँ पर गए, एक अपने दोस्त को लेके गया, उन्होंने उनकी एक तरीके से ऑन पॉइंट जमानत ले ली। बेलेबल वारंट में पुलिस वगैरह अरेस्ट नहीं करती, आपके किसी जानने वाले का आधार कार्ड वगैरह लेके, उनके साइन लेके आपको छोड़ देगी कि आप अगली डेट पे जाके बेल ले सकते हो। लेकिन अगर ये डेट भी मिस हो गई होती तो इनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ हो सकती थी। क्या बुरी चीज़ हो सकती थी, इनके नाम का NBW इशू हो सकता था, नॉन बेलेबल वारंट। और अगर नॉन बेलेबल वारंट होता तो पुलिस भाई साहब इतनी बात नहीं करती। अगर आपके थोड़े बहुत अच्छे कनेक्शन हों, जैसे कि एक दो क्लाइंट के साथ मेरे हुआ था, जिनमें हमने थोड़ा बातचीत करके थोड़ा बहुत मतलब खर्चा पानी देके एक तरीके से उनकी बेल लेने तक का 2 दिन का सिर्फ टाइम ले पाए थे, पता है, सिर्फ 2 दिन का। पुलिस ने ये भी नहीं बोला कि भाई साहब हम छोड़ देंगे, आप अगले महीने जाके डेट ले लो या फिर वैसा करके, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का वेट दिया था, मान के चल रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ऐसा होता क्यों है, क्या पुलिस नोटिस ही क्यों लेके आ रही है। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को है ना, एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जो हमारा एडवोकेट के पैनल से नोटिस आता है ना, किसी भी बैंक या फिर किसी भी एनबीएफसी के एडवोकेट के पैनल के नोटिस में और कोर्ट के समन में फ़र्क नहीं पता तुम लोगों को, बहुत ज़्यादा। मैं अभी बता रहा हूँ, कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सर मुझे प्रॉपरली पता है, फिर वैसे तब भी क्या कर रहा है। अभी जो बंदा था, सब्सक्राइबर से बोल रहा है, मैं आपके वीडियो बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ एक तरीके से, रिकवरी का सब कुछ समझ गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी समन इग्नोर करा, है ना। उसके बाद भी समन इग्नोर करा। अब आप सबको पता है कि कोई भी अनसिक्योर लोन है तो बैंक उसमें आपका घंटा कुछ नहीं कर सकती, सिवाय एक ईसीएस और चेक बाउंस के केस को छोड़कर, समझे। अगर वो दोनों भी आपके लोन के अंदर नहीं है ना मेरे भाई, तो आपका लोन एक तरीके से कार्ड हो गया, जिसके अंदर बैंक जो कहता है ना कि भाई साहब हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है, वैसे वाली चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने, वही बात है कि ईसीएस लगा रखा है या फिर चेक बाउंस कर रखा है, और ज़्यादातर जो बैंक है और एनबीएफसी वो जानबूझ के ईसीएस और चेक बाउंस ही करवाती है, समझे। चेक कई बार सिक्योरिटी पर्पस पे लिए जाते हैं। जैसे मान लो मैं एक क्लाइंट का बताता हूँ, वो जयपुर के हैं हमारे, ठीक है क्लाइंट। उनके साथ क्या हुआ था, उनका कोई भी चेक उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि चेक बाउंस हो सके, ठीक है, कैंसल चेक के रूप में दिया था। कैंसल लिखा नहीं था उस पर खाली, ठीक है। उन पे जो रिकवरी एजेंट थे जो कि लोन वगैरह दिलाते हैं, जिसको डीसीए कहते हैं, ठीक है, उससे
उन्होंने बोला कि 1-2 चेक आप दे दीजिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे उसके लिए, ओके। अब हुआ क्या, जब लोन डिफॉल्ट हुआ, जब ईसीएस वगैरह हुआ, तो सबको पता है कि चेक बाउंस में अमाउंट ज़्यादा कर सकते हैं, ईसीएस में अमाउंट ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपका ईसीएस 10,000 कटता होगा, 20,000 कटता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लो 20 लाख रुपए का लोन है ना, तो ज़्यादा ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये जाता है ईसीएस, इससे ऊपर नहीं जाता, ओके। लेकिन चेक बाउंस में आप सीधे ही कर सकते हो, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का चेक बाउंस, समझे। और उसके अंदर बेल बॉन्ड भी बढ़ जाता है, फिर अगर आगे चल के आप बेल लेते हो, फिर कुछ तरीके की चीज़ करते हो, समझ रहे हो। तो इसीलिए, लेकिन इन दोनों में तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं। मान लो अगर चेक बाउंस का करते हैं केस, या फिर ईसीएस बाउंस का करते हैं, जो सेक्शन 25 बोला जाता है ना, एक होता है सेक्शन 138 हो गया एनआई एक्ट का, जो चेक बाउंस में लगता है, और एक हो गया सेक्शन 25। अब इन दोनों से उतना कुछ खास डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप एकदम समझ के चलोगे। बेल तो आपको लेनी है, आज लो कल लो परसों लो, ओके, तब भी बेल आपको लेनी ही पड़ेगी किसी भी तरीके से। अब लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब पहली डेट है, पहली डेट पे अगर नहीं गया तो क्या होगा। अब कई लोगों को ये भी बोलेंगे कि सर मैंने पहली डेट पे नहीं गया था, मेरे को बेलेबल वारंट आया मेरे नाम का, लेकिन वो पुलिस लेके नहीं आई। तो मेरे भाई कई बार पुलिस लेके आती है, कई बार नहीं आती है, लेकिन 90% केसेस पे होता है कि पुलिस पे ही जाता है, पुलिस स्टेशन में ही जाता है। आजकल क्या करती है पुलिस, उसको अगर पुलिस स्टेशन में भी भेजा गया है तो वहाँ से वो लोग कुरियर करवा देते हैं आपके यहाँ पर, आपके एड्रेस पे, समझे। क्योंकि इतना टाइम नहीं है, केसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, और बेलेबल वारंट पे ज़रूरी नहीं है कि बंदे को ऐसे वहाँ बुला के ज़मानत देनी पड़े, ठीक है। तो मैं आप सभी पे कहूँगा कि अगर किसी भी तरीके का कोई लोन डिफॉल्ट है, पहली बात तो है ना, तुम केस होने से पहले भी रोक सकते हो, तुम लोगों में इतना वो नहीं है। लोग क्या करते हैं, जो सेक्शन 25 का है, चेक बाउंस को उनके पास नोटिस आता है ना, जो एडवोकेट के पैनल का नोटिस होता है, उसको भी वो लोग इग्नोर करते हैं। अगर आप उसका सही तरीके से रिप्लाई करो, सही तरीके से ऑब्जेक्शन लिखवाओ, सही तरीके से जवाब दो, एकदम कट टू कट जवाब दो कि भाई साहब ये रहा, ये मेरा ऑब्जेक्शन है, ये चीज़ें है, ये अमाउंट गलत है, ये वो है। कई बार क्या करते हैं, 2-2 ईसीएस लगाते हैं, 2 ईसीएस पे एक साथ केस ही नहीं कर सकते। एक मेरे क्लाइंट थे, वो बता रहे थे कि सर 3 ईसीएस में एक साथ अलग अलग जगह पे केस कर दिया, जो कि अलाउ है ही नहीं, जो कि कर ही नहीं सकते। अगर उसको वहां से वो करा जाए, जो नोटिस पे ही अगर आप लोग जवाब दे दो, तो आगे चल के बैंक केस फाइल ही नहीं कर पाए। उनके खुद लूप होल है, उनका जो नोटिस आ रहा है ना, तुम लोगों को क्या लगता है कि जो नोटिस सामने से आ रहा है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। मेरे भाई उनके नोटिस में ज़्यादा गलतियां रहती हैं। हम लोग जो जवाब देते हैं ना उनमें, हम लोग तो 10 बार चेक करते हैं, इन लोगों का क्या होता है, लॉट बना होता है। अब कई बार मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, एक चीज़ बताता हूँ। एक बार एक क्लाइंट को नोटिस आया था, उनका नाम था अजय सिंह, ठीक है, उनको रुबीना बेगम के नाम से नोटिस आ गया, सब कुछ सेम है, नाम गलत। अब मैं बता रहा हूँ हुआ क्या होगा, जो रुबीना बेगम जी है ना, उनके पास अजय सिंह वाला नोटिस चला गया होगा, और बैंक इतने हरामी है कि इस पर केस फाइल भी करते हैं, इस नोटिस पे अपनी गलती देखते भी नहीं है कि मैंने गलती कर दिया। फिर वो जब तक आप पॉइंट आउट नहीं करोगे, मान लो एक ईसीएस की डेट है 10 तारीख की, उन्होंने मार दिया गया 9 को ही, एक ईसीएस का टोटल अमाउंट अगर बन रहा है तो 10,000 बन रहा है, उन्होंने सबका कंबाइन करके एक ईसीएस मार दिया 10 लाख का, या फिर महीने में 30-30 ईसीएस मार रहे हैं, महीने में 100-100 ईसीएस मार रहे हैं। कई लोग मुझे बताते हैं कि दिन में सर मेरे अकाउंट में ये लोग 10-10 बार ईसीएस मारते हैं, समझे। कोई तुमने चेक दिया था खाली सिक्योरिटी पर्पस के लिए, उसे सालों को भर के नकली सिग्नेचर करके मार दिया चेक, अब वो एक तरीके से इनवैलिड है, वो फॉर्जरी हो गई, जो कि बैंक की तरफ से हो रही है, जो उनके रिकवरी एजेंट कर रहे हैं। तुम्हारी गलती तो नहीं है, तुमने तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया था। अगर एक चेक तुमने ऐसा दे भी दिया, मान लो मुझे दे दिया एक चेक ऐसे ही, और मैंने साइन नकली कर दिया, तो मेरे भाई ये तो फॉर्जरी है, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ एक तरीके से। तो आपको ये सब ऑब्जेक्शन उठाने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक पॉइंट आउट है, जैसे मान लो आपको नोटिस आए पहले, आपने उसका जवाब नहीं दिया, उसमें कोई गलती थी भी, अब जब तक जवाब दोगे तब तो पता चल जाएगा कि गलती है, तो बैंक बैकआउट कर लेगा, पीछे आ जाएगा कि हाँ भाई साहब इसमें तो गलती हो गई हमसे। लेकिन अगर बैंक उस पर केस फाइल कर देता है, मान लो ईसीएस चेक बाउंस का, तो क्या करना है, तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि आपको बेल लेनी है, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। इसमें और भी कुछ तरीके हैं। अब कई भाई लोग बोलते हैं कि सर अगर मान लो मैंने बेल ले ली, पहले में ले ली या फिर दूसरे डेट पे जाके बेल ले ली, उसके बाद क्या मुझे हर एक डेट पे जाना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, हर डेट पे जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात बता देना चाहता हूँ मैं तुम्हें, ये भी बता देना चाहता हूँ कई बार होता है कि साल भर बंदे को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एडवोकेट जाके वहाँ पर देख लेगा, आपके एडवोकेट आपके बिहाफ पे वहाँ जाके जो भी है सारी चीज़ें सबमिट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब कई भाई लोग पूछते हैं कि सर पहली डेट पे ही जाना ज़रूरी होता है कि नहीं होता, तो इसमें ना एक ट्रिक है, एक तरीका है जिससे इसको रोका जा सकता है, वो यहाँ वीडियो में प्रॉपरली बता नहीं सकते। उसको क्या कहते हैं, उसको डेट बढ़ाना कहते हैं। वो तरीका है, वो अलग तरीके से लगता है, उसमें थोड़ा मतलब समझ रहे हो,
उसमें थोड़ा बहुत करना पड़ता है सारी चीज़ें, उससे डेट बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि आपके नाम का बेलेबल वारंट इशू नहीं होगा, कुछ वो नहीं होगा, डेट थोड़ी सी बढ़ जाएगी और उसमें टाइम मिल जाएगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कई बार ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर बिना उसके भी बेल मिल जाती है, समझे। तो इसलिए डरे घबराए मत, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस समन को इग्नोर ना करें। मैं फिर कहता हूँ, समन को इग्नोर करोगे तो तुमसे बड़ा उल्लू, तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है, समझे। समन को इग्नोर करने की जरूरत नहीं, आप किसी और चीज को इग्नोर कर सकते हो यार। तुम मतलब एक चीज समझ के चलो कि अगर एक बार तुमने बेल ले ली तो बैंक के पास कुछ नहीं बचता, बैंक कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकता। ये ईसीएस के केसेस क्या है, तीन तीन साल चलते हैं। एक मैं अपने क्लाइंट का बता देता हूँ, उनका केस हुआ था 2020 में। 2020 में जो कोरोना काल था, जब लॉकडाउन एकदम एंड में आ गया था ना, तब वहां पर उनके ऊपर केस करा गया था चेक बाउंस का। आज 2025 हो चुका, अभी तक सिग्नेचर वेरीफाई भी नहीं हुआ। क्या कर लिया बैंक ने? कुछ नहीं कर लिया। केसेस चलते रहते हैं, समझे। अगर वो कोई चीज पे एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो तुम भी तो ऑब्जेक्शन दे सकते हो, तुम्हारे पास भी तो पूरे कानूनी अधिकार हैं। तुम्हारे अधिकार जबकि बढ़ गए हैं, उनके अधिकार तो बहुत छोटे हैं। तो इसलिए मैं आप सब पे कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी तरीके का कोई सामान आता है तो उसको इग्नोर मत करो, उसके अंदर प्रॉपरली तरीके से, चाहे तो जो 2 टेक्निक मैंने बताई वो करो, बेल लो, जो कर सकते हो करो, अपने मौज में रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर क्या करना है, क्या कर सकते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, किसी और से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप हमसे बेल करवाना चाहते हो, हम भी आपकी बेल करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुम लोग आते हो, वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। जय हिंद।